हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का जो हमारा चैप्टर है एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, उसमें हम अपोजिशन पार्टीज़ के बारे में जान रहे थे। तो आज हमारी जो पार्टी है उसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका ओरिजिन जान लेते हैं। ओरिजिन यानी कि ये पार्टी की फॉर्मेशन किसने की, कैसे हुई और किस वजह से हुई, ये सब जान लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बैकग्राउंड जान लो। 1917 के आसपास रशियन रेवोल्यूशन हुआ था। रशियन रेवोल्यूशन रशिया में हुआ था। अगर आपने 9th की हिस्ट्री का ढंग से पढ़ी हो तो आपको पता होगा। रशियन रेवोल्यूशन बोल्शेविक पार्टी जो रशिया में थी उसने कराया था। बोल्शेविक पार्टी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रख लो, ठीक है। बोल्शेविक पार्टी रशिया में जो एक पार्टी थी व्लादिमीर लेनिन की पार्टी थी। लेनिन एक बड़ा नाम है जब कम्युनिज्म की बात आती है, फिर सोशलिज्म की बात आती है। तो लेनिन एक बंदा था रशिया में, उसकी एक पार्टी थी बोल्शेविक पार्टी, और उस पार्टी ने रशियन रेवोल्यूशन कराया था। रशियन रेवोल्यूशन किस पे बेस्ड था? वो कम्युनिज्म पे बेस्ड था। कम्युनिज्म क्या होती है? कम्युनिज्म आपको पता ही होगा कि जो सारी ज़मीन है, जितनी भी ज़मीन वगैरह हैं, जितने भी रिसोर्सेज वगैरह हैं, वो सारे रिसोर्सेज क्या हैं? गवर्नमेंट के हैं। वो सारे गवर्नमेंट के हैं, मतलब जितनी भी रिसोर्सेज हैं वो सारे गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी। उसके बाद लोगों को फ्री में बांट देगी, मतलब इक्वल कर देगी। हर बंदे के पास ज़मीन है, हर बंदे के पास राइट टू एम्प्लॉयमेंट है, मतलब हर बंदे के पास एम्प्लॉयमेंट है। कोई भी बंदा खाली नहीं बैठेगा, कोई भी बंदा ऐसे नहीं कि नौकरी के लिए घूम रहा है और उसे नौकरी नहीं मिल रही। और ऊपर से देखा जाए तो कम्युनिज्म एक सुंदर समाज की एक अच्छी रचना है कि भाई उसमें सबके पास इक्वालिटी है, सबके पास इक्वल है, किसी के पास ज़्यादा कम नहीं है भाई, सबके पास जितनी भी ज़मीन इक्वल है, सबके पास एम्प्लॉयमेंट है। तो ये जितना भी था, इस सब के लिए रशियन रेवोल्यूशन कराया था लेनिन ने, ठीक है। तो इस रशियन रेवोल्यूशन के बाद जो रशिया था उसमें जो राजा था उसे हटा दिया गया, और उसके बाद से वहाँ पे कम्युनिज्म स्टार्ट हो गया। जो कम्युनिज्म या फिर कम्युनिस्ट विचारधारा थी, जो वामपंथी विचारधारा थी, वो उधर रशिया में स्टार्ट हो चुकी थी, ठीक है। तो 1917 में वो स्टार्ट हो गई, और उसको देख के 1920s के आसपास पूरे वर्ल्ड में जो लोग थे वो इनसे इन्फ्लुएंस हुए। यानी कि एक जगह पे अब इतना बड़ा जो सिस्टम फैला है कि मतलब राजा को हटा के पूरा कम्युनिस्ट सिस्टम आया है, जिसमें सब लोगों की ज़मीन छीन के बराबर बांट दी है सब में वापस से। तो इससे जो लोग थे पूरे वर्ल्ड वाइड वो इन्फ्लुएंस हुए, और कहीं ना कहीं जो इंडिया के लोग थे वो भी इससे बहुत हद तक इन्फ्लुएंस हुए, ठीक है। तो इंडिया में बहुत सारे लोग इससे इन्फ्लुएंस हुए, और उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बना दी, जो कि रशियन रेवोल्यूशन की तरह ही एक रेवोल्यूशन लाना चाहती थी, और इंडिया में भी कम्युनिज्म से देश को चलाना चाहती थी, ठीक है। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कब बनी थी? 1925 में बनी थी। किसने बनाई थी? एम.एन. रॉय ने बनाई थी। एम.एन. रॉय ने कहाँ पे बनाई थी? कानपुर में बनाई थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। उसके बाद अब जानते हैं कि जो ये कम्युनिस्ट पार्टी थी ये काम क्या करती थी, मतलब किसके साथ काम करती थी, किसके काम करती थी। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का बता रखा है कि जो स्टार्टिंग में कम्युनिस्ट पार्टी नई नई बनी थी जब, तो वो इंडिपेंडेंटली काम करती थी, लेकिन 1935 के बाद से वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ काम करने लग गई। 1935 के बाद से इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ साथ काम करने लग गई। नेशनल मूवमेंट जो चल रही थी, नेशनल मूवमेंट, उस मूवमेंट में जितने भी लीडर्स थे बड़े बड़े, वो सारे जो ब्रिटिशर्स थे, अंग्रेज़ थे, उनके खिलाफ चल रहे थे, ब्रिटिशर्स के खिलाफ चल रहे थे। तो जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी वो भी भाई ब्रिटिशर्स के खिलाफ चल रही थी कांग्रेस वालों के साथ मिल के। तो इसीलिए बोला गया कि 1935 से वो कांग्रेस के साथ साथ चल रही थी, ठीक है। लेकिन भाई 1941 में एक ऐसी चीज़ होती है, दिसंबर 1941 में, कि भाई जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी उसमें और इंडियन नेशनल कांग्रेस में एक डिवाइड आ जाता है। उसमें और इंडियन नेशनल कांग्रेस में एक डिवाइड आ जाता है। वो डिवाइड क्यों आ जाता है वो जानते हैं अब इस वीडियो में, ठीक है। तो क्या होता है भाई, वर्ल्ड वॉर चल रहा था 1941 के आसपास, अगर आपको पता हो तो। जो दूसरा वर्ल्ड वॉर था वो 1935 से 45 तक चला था। ये था हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कौन कौन सी पार्टीज थी? एक तरफ तो था भाई ब्रिटेन, फ्रांस, USA और रशिया। तो भाई ये चार देश थे एक तरफ, और दूसरी तरफ कौन था? दूसरी तरफ था भाई जर्मनी, हिटलर के अंडर में जर्मनी था। फिर उसके बाद इटली था, और उसके बाद वो जापान था। तो ये 3-4 देश इस तरफ थे और 3-4 देश उस तरफ थे। तो इनके बीच में वर्ल्ड वॉर चल रहा था। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट देश कौन कौन से? हमारे लिए है जर्मनी इंपॉर्टेंट फिलहाल के लिए, जर्मनी, ब्रिटेन। अगर आपने 9th-10th की हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको वो ढंग से समझ में आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि आपको इतना पता होगा कि वर्ल्ड वॉर क्या था, किन के बीच में था और रीजंस क्या थे, ठीक है। अभी ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ। और रशिया, इन 3 देशों को अभी हमें ध्यान से देखना है। तो भाई क्या था, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो ब्रिटेन के खिलाफ थी। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी आपको पता होगा वो ब्रिटेन के खिलाफ थी। ये देखो, इंडियन नेशनल कांग्रेस ब्रिटेन के खिलाफ थी, क्योंकि नेशनल मूवमेंट में ब्रिटेन ने हमें गुलाम बना रखा था। तो कांग्रेस इंडियंस की बात करती थी। तो भाई कांग्रेस तो भाई ब्रिटेन वालों के खिलाफ
खिलाफ होगी। तो अगर कांग्रेस इस वॉर में पार्टिसिपेट करे तो आपके हिसाब से कांग्रेस होनी चाहिए इस तरफ, तो यहाँ पे कांग्रेस होनी चाहिए, ठीक है। तो अब लेकिन क्या है, जो हमारी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कम्युनिज्म को मानती है, कम्युनिज्म को। और आपको अगर पता हो कम्युनिज्म कहाँ पे ओरिजिनेट हुआ था, कम्युनिज्म ओरिजिनेट हुआ था रशिया में। और रशिया में फ़िलहाल जो 1941 का टाइम पीरियड है वर्ल्ड वॉर का, इस टाइम पीरियड पे भी रशिया की कम्युनिस्ट सरकार चल रही है। मतलब रशिया में कम्युनिस्ट सरकार थी कोई, लेनिन के द्वारा जो स्टार्ट हुई थी वही सरकार चल रही है। यानी कि अगर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को अगर इस युद्ध में पार्टिसिपेट करना हो तो वो किसके साथ पार्टिसिपेट करेगी, वो रशिया के साथ पार्टिसिपेट करेगी। तो ये हो गई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि जो ब्रिटेन था उसके खिलाफ कांग्रेस थी, इसलिए कांग्रेस इस तरफ हो गई, और जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी वो रशिया के साथ थी, इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इस तरफ हो गई। यानी कि दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट हो गए, दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो गए, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का कहना था कि भाई रशिया इस तरफ है, इसलिए हम ब्रिटेन को सपोर्ट करेंगे ताकि ये जो हमारा ब्रिटेन है या फिर रशिया है हमारा, ये जीत जाए वर्ल्ड वॉर, ठीक है। और कांग्रेस का कहना था कि भाई ब्रिटेन वर्ल्ड वॉर लड़ाई कर रहा है और हमें गुलाम रख रखा है, तो हम तो भाई ब्रिटेन के खिलाफ हैं, ठीक है। तो कांग्रेस का ये कहना था। अब आप ये मत समझना कि भाई कांग्रेस कोई बिल्कुल ही सही पार्टी थी, कांग्रेस ने सही करा क्योंकि देशभक्त पार्टी थी। आप ऊपर से देख कर आपको लग रहा होगा कि भाई ब्रिटेन का साथ दिया कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने, बल्कि ब्रिटेन भाई हमको गुलाम बना रखा था ब्रिटेन ने। तो आप सोचोगे कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बहुत ही गंदी पार्टी है, उसने भाई देश के खिलाफ जाके ब्रिटेन को सपोर्ट करा। ऐसी कोई बात नहीं है भाई। उस ज़माने में क्या था कि भाई जो हिटलर वो जर्मनी में था, और हिटलर की एक आइडियोलॉजी थी, कुछ स्पेस वगैरह करके नाम था, मेरे को याद तो नहीं आ रहा। तो उसकी एक आइडियोलॉजी थी उस नाम से, और उसका कहना था कि मतलब हम जो आर्यन रेस के लोग हैं, आर्यन रेस के लोग, जर्मनी में जो आर्यन रेस के लोग हैं, नीली आंखों वाले लोग, गोरे गोरे से लोग, तो वो लोग हम सुपीरियर हैं और बाकी लोगों को जीने का कोई अधिकार नहीं है। तो हिटलर उधर जितने भी लोग थे, ज्यूज़, जिप्सीज, ब्लैक्स, फिर मिक्स्ड कलर के लोग हो गए जैसे कि इंडियंस वगैरह, जो भी जर्मनी में लोग रहते थे और डिसेबल्ड वगैरह जितने भी लोग थे, उन सबको जान से मरवा रहा था हिटलर। उन सबका करवा रहा था, क्या कहते हैं, एक तरीके से मर्डर करवा रहा था, ठीक है, बहुत बड़े लेवल पर, जेनोसाइड जिसे कह सकते हो तुम। तो हिटलर वो करवा रहा था। तो हिटलर का मानना था कि आर्यन रेस को जीने का अधिकार है, बाकियों को जीने का अधिकार नहीं है। तो जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी, या फिर जो बड़े बड़े लीडर्स थे जैसे कि अम्बेडकर जी हो गए, सावरकर हो गए, वर्कर, इन सब का मानना क्या था, इन सब का मानना था कि भाई जो हिटलर है वो ब्रिटिशर्स से भी बुरा है, कि आज जो कांग्रेस है वो ब्रिटिशर्स को सपोर्ट नहीं कर रही है, वो कह रही है कि जर्मनी जीत जाए, वो ऐसा कह रही है। तो ये चीज़ गलत है, क्योंकि अगर हिटलर जीत गया ना, हिटलर का मानना है कि सिर्फ आर्यन रेस ऊपर है, बाकी को जीने का अधिकार नहीं है। तो एक टाइम आएगा कि हिटलर इंडिया पे भी अटैक कर देगा, ये वॉर जीतने के बाद जब वो ज़्यादा पावरफुल बन जाएगा, इंडिया पे अटैक कर देगा, और फिर इंडिया में जितने लोग उनको मरवा देगा, और फिर अपने आर्यन रेस वालों को इंडिया में भेज देगा। ऐसा हिटलर बिल्कुल करवा सकता था, क्योंकि हिटलर ने सेम टू सेम चीज़ पोलैंड में कर दी थी। पोलैंड पे अटैक करा हिटलर ने, और फिर उधर जितने भी पोलिश लोग थे उनको मरवाना स्टार्ट कर दिया। लाखों लोगों को, पोलिश लोगों को कंसंट्रेशन कैंप में डालता और फिर उनको जान से मरवा देता। तो ये काम हिटलर ने पोलैंड में स्टार्ट करवा दिया था। तो जो 4 साइडेड लीडर्स थे, अम्बेडकर जैसे, और जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के लीडर्स थे, उन्होंने सोचा कि अगर आज हमने ब्रिटेन को सपोर्ट नहीं करा तो हिटलर जीत जाएगा। हिटलर जीत गया तो वो किसी को नहीं जीने देगा भाई, ऐसा बंदा है, किसी को मरवा सकता है। तो इसलिए उन्होंने ब्रिटेन को, रशिया को सपोर्ट करा। तो इसमें बहुत लोगों के अलग अलग व्यूज़ होते हैं, आपके भी होंगे, तो ऐसे कोई लड़ने की जरूरत नहीं है, कमेंट्स में कभी अभी शुरू हो जाओ। ये सबके व्यूज़ है। अभी मैंने आपको मेन से जो हमारा टॉपिक था वो समझा दिया कि जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी वो 1935 से कांग्रेस के साथ काम कर रही थी, लेकिन 1941 में क्या होता है भाई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और कांग्रेस की लड़ाई हो जाती है, और ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। क्यों हो जाती है? क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ब्रिटेन को सपोर्ट कर रही थी, क्योंकि भाई ब्रिटेन उसकी तरफ था, रशिया की तरफ था, और रशिया हमारी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का मॉडल है, आइडियल है। और जो कांग्रेस थी वो ब्रिटेन के अगेंस्ट थी, एंटी ब्रिटेन, क्योंकि ब्रिटेन ने हमें गुलाम बना रखा था, ठीक है। तो ये 2 डिवाइड आ गए थे, इतना आप समझ सकते हो। अब हम आगे जानते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बता रखा है कि 1947 में हमारा जो इंडिया था उसे मिली इंडिपेंडेंस, और इंडिपेंडेंस मिलने के बाद जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के लोग थे उनके मन में 1-2 सवाल आने लग गए, 1-2 क्वेश्चंस आने लग गए उनके मन में। पहला सवाल ये उठता है कि क्या इंडिया की जो फ्रीडम है, क्या ये जो हमें फ्रीडम मिली है, ये जो हमें इंडिपेंडेंस मिली है, ये रियलिटी है कि भाई सच में मिली है, या फिर ये कोई शैम है, या फिर शैम का मतलब होता है ढोंग,
क्या ये कोई ढोंग है या फिर ये रियलिटी है। तो उनके मन में ये क्वेश्चन आने लग गया कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के लीडर्स में, और उन्होंने सोचा कि भाई ये कोई ढोंग है, भाई इतनी आसानी से इंडिपेंडेंस नहीं मिल सकती, इन्होंने शायद कोई नाटक करा है, तो ये आज भी हमें ब्रिटिशर्स रूल कर रहे हैं, बस ये ऐसे ही नेहरू वगैरह को प्राइम मिनिस्टर बना के छोड़ गए, ये ढोंग है सब कुछ। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के लोगों को ऐसा लगने लग गया, ठीक है। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के लोगों को ऐसा लगने लग गया और उन्होंने वायलेंट अपराइजिंग स्टार्ट कर दी गवर्नमेंट के खिलाफ। वायलेंट अपराइजिंग कि भाई तुम तो ढोंग कर रहे हो, हमें कहीं फ्रीडम नहीं मिली और तुम झूठे हो वगैरह वगैरह, और लोगों में दंगे भड़का दिए। वायलेंट अपराइजिंग कहाँ पे करी? तेलंगाना में स्टार्ट कर दिया ये सब। तो जो तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट थी, जो स्टेट थी, उसमें ये सब उन्होंने स्टार्ट कर दिया और वायलेंट अपराइजिंग हुई, ठीक है। अब ये जो स्टेप था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का, ये बिल्कुल ही रॉन्ग स्टेप था, इसको मैं सपोर्ट नहीं करता भाई। कभी अब लग जाओगे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का सपोर्ट कर दिया ये भी। तो कभी मेरी पिछली स्टेटमेंट जिसमें मैंने वर्ल्ड वॉर में जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया था उसने ब्रिटेन को सपोर्ट करा था, उसको कैसे समझाया था, तो कभी सोचो कि मैं इसे भी सपोर्ट करूँगा। तो भाई ये बिल्कुल ही रॉन्ग स्टेप था, आउट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर भाई क्या पता विलफुली उन्होंने ये काम करा हो पॉलिटिकल गेन्स के लिए, ये मेरे को नहीं पता। लेकिन भाई ये उनका रॉन्ग स्टेप था। और जो कम्युनिस्ट लोग थे उसके बाद जब वायलेंट अपराइजिंग उन्होंने कर दी, तो जब वो धरने पे बैठे या फिर लड़ाई दंगे करने लग गए, तो जो इंडियन आर्मी ने उन्हें भाई जेल वगैरह में डाला और बढ़िया तरीके से सबक सिखाया, और फिर उनका ये भ्रम उतर गया कि भाई ये रियलिटी है या फिर नहीं है। तो उनको पता चल गया कि ये रियलिटी है, भाई हमारी इंडियन आर्मी हमें मार रही है, जेल में डाल रही है, बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रोसीजर हो रहा है, यानी कि सच में फ्रीडम मिली है, ये कोई ढोंग नहीं है, ठीक है। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का ये भ्रम निकल गया। फिर उसके बाद जैसे ही उनका ये भ्रम निकला तो उन्होंने सोचा कि अब भाई इंडिया को इंडिपेंडेंस सच में मिल गई है, तो हम क्यों ना इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करें। तो हमारे जो पहले इलेक्शन हुए थे वो 1951 में हुए थे, 1951-52 में, और ये जो जितनी बातें चल रही हैं 1947 के बाद की चल रही हैं, तो इससे पहले की, ठीक है। तो 1951 में जो कम्युनिस्ट पार्टी थी 1951 में, उस पार्टी ने सोचा कि अब हम जितने भी वॉयलेंट मीन्स इन सब मीन्स को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, अबेंडन कर देते हैं, और अब से भाई जो जनरल इलेक्शन आते हैं उनमें पार्टिसिपेट करेंगे। 1952 के जो जनरल इलेक्शन है इनमें पार्टिसिपेट करते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो उन्होंने फर्स्ट जनरल इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सेकेंड बिगेस्ट पार्टी बन गई। तो सेकेंड बिगेस्ट पार्टी जिसके पास 16 सीट्स थी, फर्स्ट बिगेस्ट पार्टी तो कांग्रेस ही थी जिसके पास 364 सीटें थी, और सेकंड बिगेस्ट पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जिसके पास 16 सीट थी, ठीक है। फिर उसके बाद बताया गया है जो पार्टी का सपोर्ट था कि मतलब कहाँ पे से ज़्यादा वोट मिलते थे, तो वो सपोर्ट रीजन बेसिकली आंध्र प्रदेश का था, केरला का था, बिहार का था और वेस्ट बंगाल का था। तो केरला का तो तुम्हें पता ही होगा कि केरला में पहली नॉन कांग्रेस सरकार आई थी, मैंने पिछली वीडियोस में बताया था कि पहली नॉन कांग्रेस सरकार आई थी सीपीआई पार्टी की। तो सीपीआई पार्टी की पहली नॉन कांग्रेस सरकार आई थी 1957 में, तो तुम्हें याद हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आंध्र प्रदेश का तो तुम्हें याद करना ही पड़ेगा, इसकी तो कोई मेरे पास याद करने की वो ट्रिक वगैरह नहीं है। वेस्ट बंगाल में अगर तुम वेस्ट बंगाल की हिस्ट्री सर्च करोगे गूगल पे, तो फिलहाल जो है वो ममता बनर्जी चल रही है, ममता बनर्जी सीएम के रूप में। लेकिन ममता बनर्जी से पहले कुछ 15-20 साल तक वेस्ट बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का रूल चला था। तो इससे तुम याद रख सकते हो। उसकी जो सीएम की लिस्ट है वेस्ट बंगाल की, एक बार विकीपीडिया पे वो निकाल के पढ़ लेना, तो उसमें तुम्हें पता चल जाएगा कि मोस्टली जो सीएम थे वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के थे। तो वेस्ट बंगाल उधर का गढ़ था। बिहार को तुम ऐसे याद रख सकते हो कि जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है ये कम्युनिज्म विचार पे चलती है, कम्युनिज्म विचारधारा पे। कम्युनिज्म की विचारधारा क्या है कि भाई सब में बराबर बंटना चाहिए। कुछ लोग भाई बहुत ज़्यादा अमीर हैं और कुछ लोग हैं बहुत ज़्यादा गरीब हैं, तो इनका जितना भी पैसा है इनको खोस के और फिर बराबर बांट देना चाहिए, दोनों को बराबर कर दो। तो ये उनकी कम्युनिज्म की विचारधारा है। तो अब इस विचारधारा को जो अमीर लोग हैं वो तो सपोर्ट करेंगे नहीं, जो गरीब लोग हैं वो सपोर्ट करेंगे। तो जिस एरिया में ज़्यादा गरीब होंगे वो एरिया ज़्यादा सपोर्ट करेगा। तो इस ट्रिक से तुम बिहार को याद रख सकते हो कि बिहार में भी इसका सपोर्ट बेस था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का, ठीक है। अब कोई बच्चा कमेंट्स में गुस्सा मत करने लग जाना कि बिहार को गरीब कैसे बता दिया। भाई मैंने रियलिटी बताई है। बिहार का लिटरेसी रेट भी इंडिया में लोएस्ट वगैरह में आता है, और जो पॉवर्टी है वो भी सबसे ज़्यादा ही है बिहार में, ठीक है। तो मैंने कुछ गलत नहीं कहा है। उसके बाद बताए गए हैं सीपीआई पार्टी के लीडर्स। सीपीआई पार्टी में कौन कौन से लीडर हैं। सबसे पहले लीडर जिनका नाम बताया गया है वो ए के गोपालन, ये भी केरला से एक लीडर थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के। उसके बाद हैं EMS नंबूदिरीपाद। अगर आपको याद होगा तो मैंने पढ़ाया था कि जो नॉन कांग्रेस सरकार आई थी पहली इंडिया में 1957 में आई थी केरला में, और वो सीपीआई पार्टी की थी, और उसके जो सीएम फेस थे EMS नंबूदिरीपाद। तो ये तो याद हो ही जाना चाहिए, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, EMS नंबूदिरीपाद। उसके बाद 1-2 लीडर्स और हैं जैसे कि भाई S.A. दांगे, इनकी बेटी भी शायद पॉलिटिशियन बन गई थी बाद में। फिर उसके बाद एक है PC जोशी, अजय घोष,
पी सुंदरिया। जो पी सुंदरिया है उनकी जो लाइफस्टाइल मैंने पढ़ी थी विकिपीडिया पे, भाई बहुत इंटरेस्टिंग बंदा है। इन्होंने और इनकी जो वाइफ थी उन्होंने भाई पूरी लाइफ डिसीजन ले लिया कि हम कोई भी बच्चा पैदा नहीं करेंगे और हम हमारी जितनी भी लाइफ है हम पूरी लाइफ को फैमिली में ना दे के हम देंगे सोशल सर्विस को। तो वो पूरे टाइम पीरियड सोशल सर्विस करते रहे लोगों की, और उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भी ज्वाइन की थी। तो इसीलिए इनका एक बड़ा नाम है, मेरे को याद रह गया क्योंकि मैंने उनकी लाइफस्टाइल पढ़ी थी। तो ये वापस उसी ट्रिक पे ले आता है मैं कि अगर आपको लीडर्स के नाम याद करने हैं तो सिंपल सा काम है, विकीपीडिया पे सर्च करो उन लीडर्स को, उनकी पूरी लाइफस्टाइल पढ़ो विकीपीडिया पे, भाई क्या क्या बंदा था, उसने काम क्या करा, इसके बीवी बच्चों ने क्या काम करा, भाई इसका क्या क्या सिस्टम था, हिस्ट्री क्या है इसकी, फिर इसकी बड़ी पोस्ट क्या रह चुकी है। मतलब ये जितना भी है ना, ये तुम एक बार गूगल करो विकीपीडिया पे, तुम्हें थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। फिर उस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के बल पे तुम्हें उसका नाम याद रह जाएगा, तुम्हें क्या पता शक्ल भी याद हो जाए। ठीक है, तो शक्ल देख के नाम याद करोगे तो ज़्यादा जल्दी भी याद हो जाते हैं। ठीक है, तो अब ये नाम याद करने की ट्रिक थी। उसके बाद अब देखते हैं स्प्लिट हो जाता है कम्युनिस्ट पार्टी में। स्प्लिट इन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कब होता है? 1964 में। तो 1964 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, जो पार्टी थी वो दो हिस्सों में बट जाती है। एक हिस्सा होता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, एक हिस्सा होता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, जिसे तुम CPIM भी बोलते हो। ठीक है, तो अब ये स्प्लिट क्यों होता है? वो होता है भाई एक आइडियोलॉजिकल रीजन के बेसिस पे, आइडियोलॉजिकल शिफ्ट होता है। किस वजह से? कि भाई जो रशिया था और चाइना था, रशिया और चाइना इनकी मतलब शुरुआत में बनती थी अच्छी खासी, दोनों ही कम्युनिस्ट नेशन है। फिलहाल तो भाई दोनों में से कोई सा भी कम्युनिस्ट नहीं है, भाई चाइना भी कैपिटलिज्म की राह पे जा चुका है और रशिया भी, लेकिन स्टार्टिंग में ये दोनों ही कम्युनिस्ट थे। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है 1964 के आसपास चाइना ने अपना थोड़ा पाथ चेंज करना स्टार्ट कर दिया था। तो थोड़ा बहुत जो USA था उससे बात करनी स्टार्ट कर दी थी चाइना ने। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो चाइना होता है उसके बीच में और रशिया के बीच में बात बिगड़ जाती है। अगर आपको ना पता तो भाई रशिया और USA की कभी भी नहीं बनती। USA है वो कैपिटलिज्म को रिप्रेजेंट करता है, कैपिटलिज्म, और रशिया है वो कम्युनिज्म को रिप्रेजेंट करता है, उस ज़माने में बता रहा हूँ। तो भाई इन दोनों की बिल्कुल नहीं बनती थी। कैपिटलिज्म लोग कहते थे कि बस जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो मेरिट वाले लोग हैं, उनको बढ़ने दो जितना बढ़ सकते हैं, और जो गरीब है वो गरीब ही रहेगा अगर वो ढंग से मेहनत नहीं करेगा। तो कम्युनिज्म का मतलब था भाई कि सबको बराबर ही रखो, ये कुछ नहीं होता कि भाई गरीब अमीर सब कुछ बराबर है। तो ये दोनों आइडियोलॉजी बिल्कुल अलग थी, इसलिए रशिया और USA इनकी कभी नहीं बनती थी। और चाइना ने 1964 में USA से बात करनी स्टार्ट कर दी थी, जिसकी वजह से चाइना और रशिया में बात बननी बंद हो गई थी। और इसकी वजह से जो हमारी इंडिया की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी, ये रशिया को अपना मॉडल मानती थी। तो इसमें कुछ लोग रशिया को मॉडल मानते थे, वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में ही रह गए, ये रशिया वाला पार्ट हो गया। और कुछ लोग चाइना को मॉडल मानते थे, वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट में रह गए, चाइना के फॉलोअर्स। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चाइना वाले CPIM में चले गए, रशिया वाले CPI में रह गए। ठीक है, और ये जो पार्टीज़ हैं आज के दिन में भी एग्जिस्ट करती हैं, दोनों CPIM और CPI आज के दिन में भी इलेक्शन लड़ती हैं दोनों की दोनों। ठीक है, उसके बाद लीडर थे जो A.K. गोपालन, इनके बारे में बता रखा है। A.K. गोपालन ये जो लीडर थे, ये कम्युनिस्ट लीडर थे केरला से ये कम्युनिस्ट लीडर CPI पार्टी के। अभी मैंने इसी में नाम बताया था, अगर आपको याद हो तो। ये देखो सबसे ऊपर A.K. गोपालन, तो इनका नाम तो याद कर लेना भाई क्योंकि दे रखा है बुक्स में। तो कम्युनिस्ट लीडर थे केरला से, ये बता रखा है। उसके बाद बता रखा है कि इन्होंने स्टार्टिंग में कांग्रेस ज्वाइन की थी, लेकिन 1939 में इनका मन पलट गया और भाई इन्होंने CPI ज्वाइन कर ली। और उसके बाद से CPI में थे, लेकिन 1964 में जब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में वो हो जाता है ना स्प्लिट, एक CPI बच जाती है, एक CPIM, तो ये भाई CPIM में चले जाते हैं। ठीक है, ये याद रख लेना। उसके बाद बता रखा है कि ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कब से? 1952 से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो बस इतना ही इंपॉर्टेंट सा दे रखा है इनके बारे में, याद रखना है तो रख लो वरना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी इनका नाम तो याद रख लेना कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के मेंबर थे चाइना वाले, और ये याद रख लेना चाइना के सपोर्टर CPIM में थे और रशिया के CPI में थे। फिर उसके बाद इनके जो मेन लीडर्स हैं CPI के, इनके नाम याद रख लेना। पता है इनके नाम डायरेक्टली तो कोई नहीं पूछेगा, लेकिन तुमसे ये कर देंगे, फिल इन द ब्लैंक्स दे देंगे, फिल इन द ब्लैंक्स। जैसे CUET वगैरह एग्जाम हो गए, या फिर तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में भी फिल इन द ब्लैंक्स दे देंगे भाई, ABCD ये 4 लीडर्स हैं। जैसे कि मान लो SA दांगे दे दिया, फिर उसके बाद बलराज मधोक दे दिया, उसके बाद दे देंगे तुम्हें मीनू मसानी, JP नारायण,
तो अब ये जो 5 बंदे दे दिए, अब तुम्हें सामने पार्टीज़ के नाम दे देंगे कि भाई सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, फिर उसके बाद दे देंगे भारतीय जनसंघ, और उसके बाद दे देंगे स्वतंत्र पार्टी, स्वतंत्र पार्टी। तो अब तुम्हें कह देंगे कि इनको मैच करो। तो अब देखो, तुम ये नाम तुमने याद करे नहीं होंगे तो तुम्हें दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि चारों नाम बहुत डिफिकल्ट है। जो जेपी नारायण है वो हैं भाई तुम्हारी सोशलिस्ट पार्टी के, बलराज मधोक है भारतीय जनसंघ के, ऐसे दांगे हैं भाई तुम्हारे सीपीआई पार्टी के, अभी पढ़ा था हमने, ऐसे दांगे कहा गया, ऐसे दांगे सीपीआई पार्टी के। फिर उसके अलावा ये जो हो गए बलराज मधोक बीजेएस, और मीनू मसानी स्वतंत्र पार्टी के। तो इस तरीके से तुम्हें अगर चारों याद हो गए तो तुम कर लोगे, वरना तुम्हारा 1 नंबर रह जाएगा, ठीक है। अगर सीयूईटी का पेपर होगा तो भाई उसमें 5 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, तुम्हारे सीधे के सीधे 5 नंबर रह जाएंगे, और अगर गलत करिया है तो -1 की नेगेटिव मार्किंग है, सीधे 6 नंबर रह जाएंगे। तो तुम इनके नाम याद रख लेना। नाम याद करने की ट्रिक मैंने बता दी, विकीपीडिया पे सर्च कर लेना उनकी लाइफ हिस्ट्री और उनको पढ़ लेना। और भाई अभी तुम्हारे पास 1 साल है, अच्छा खासा हो जाएगा इतने में तो, ठीक है। उसके बाद ये मैंने ऊपर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की पूरी और हिस्ट्री बता दी थी कि भाई ये पार्टी बनी कैसे, 1925 में बनी थी, और रशियन रेवोल्यूशन से कैसे इसने वो ली, क्या कहते हैं, इंस्पिरेशन ली। उसके बाद वर्ल्ड वॉर का सीन बता दिया मैंने कि इसने कैसे ब्रिटेन को सपोर्ट करा, और कांग्रेस ने ब्रिटेन को सपोर्ट नहीं करा। फिर उसके पीछे क्या कारण थे मैंने ये भी बता दिया, थोड़ा एक्स्ट्रा बता दिया एनसीईआरटी से बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा, बहुत डिटेल वे में पढ़ाया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।